My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों का अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चल रहा होगा। आप सभी लोग अपने स्टडी में आपकी स्टडी में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आ रही होगी। आपकी स्टडी जो है स्मूथली चल रही होगी और आपकी स्टडी में आपके अध्ययन कार्य में जो है जो हम लोगों से हो पा रहा है, हम लोग जो है ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से हम आपको ई मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप उसका अधिक से अधिक फायदा उठाइए। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आज की कक्षा में हम लोगों को देखना है कि डेमोक्रेसी इन करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, स्कूल डिसिप्लिन एंड टीचर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा के पूर्व हम सभी लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में बड़े डिटेल में स्टडी किया था। इसके पहले जो दो वीडियोस आपके पास हैं या इसके पहले जो दो कक्षाएं चली हैं, उसमें हम लोगों ने डेमोक्रेसी को देखा था कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का संप्रत्यय क्या है। उसके बाद हम लोगों ने व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के मूल सिद्धांत क्या हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। और फिर हम लोगों ने वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी तथा एजम्पशंस ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पहली कक्षा में पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। फिर प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, उसके बाद की कक्षा में हम सभी लोगों ने नीड ऑफ एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है उसके बारे में देखा था। फिर हॉलमार्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन या लोकतंत्री शिक्षा के प्रवेश द्वार, एजुकेशन इन डेमोक्रेसी या लोकतंत्र में शिक्षा, और अंत में कल की कक्षा में हम लोगों ने एम्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन या लोकतंत्री शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया था। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, हम सभी लोग एम्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन या लोकतंत्री शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा कर चुके हैं। अब जब हम लोगों ने लोकतंत्री शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा कर चुके हैं, तो उद्देश्य के बाद आता है नंबर अगला कि जो हमारा डेमोक्रेसी है, अगर डेमोक्रेटिक एजुकेशन या लोकतांत्रिक शिक्षा की बात करते हैं, तो लोकतांत्रिक शिक्षा में हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, हमारे टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए, हमारा स्कूल कैसा होना चाहिए, हमारा डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग टीचर्स कैसे होने चाहिए। तो इन्हीं विषयों पे आज की कक्षा में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। परंतु आज की क्लास को स्टार्ट करने के पूर्व अभी तक जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, जिन विद्यार्थियों ने, जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, जिन साथियों ने, जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से मिल पाएँ, आप सभी वीडियोज को आसानी से देख सकें। प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, आप अपने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, अपने यूनिट के अकॉर्डिंग यदि जो है अध्ययन करना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आप जो है जब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वहां पे एक ऑप्शन आता है आल का, तो आल के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आप बेल के आइकन को प्रेस करिएगा। और ध्यान रखिएगा कि बेल का आइकन जब रेड होगा तभी प्रेस करिएगा, अगर रेड नहीं होगा तो प्रेस मत करिएगा। रेड नहीं होगा इसका अभिप्राय यह है कि आप जो है सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यदि आप बेल के आइकन को प्रेस कर लेंगे, आल किस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, तो जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगे उनकी इन्फॉर्मेशंस आपको समय से मिल जाएगी, उनके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि आपके मित्र, आपके दोस्त भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। और साथ ही साथ प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, यदि आपकी कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमारे तक अपने प्रश्नों को पहुंचा सकते हैं, अपने बहुमूल्य सुझावों को हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे।
आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव होगा तो उसका भी हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। हमने चर्चा किया कि पिछली कक्षा में जो आज के पहले की कक्षा थी, कल की कक्षा थी, जो पिछला वीडियो था, उस वीडियो में हम सभी लोगों ने एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन है उसके हिसाब से शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए उसके बारे में हम सभी लोगों ने चर्चा किया था। और उसमें हम लोगों ने जॉन डीवी के कथन को देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र केवल सरकार का रूप न होकर उससे भी कुछ अधिक है और यह मुख्यतः सहयोगी जीवन और सम्मिलित रूप से किए गए अनुभवों की विधि है। और प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, लोकतांत्रिक शिक्षा के जो प्रमुख उद्देश्य हम लोगों ने देखे थे उसमें हम लोगों ने देखा था, पहला उद्देश्य डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विथ हार्मोनियस पर्सनालिटी या समविकसित व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का विकास करना। दूसरा देखा था हम लोगों ने इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल या व्यक्ति की आर्थिक संपन्नता। थर्ड देखा था डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट या व्यक्ति की रुचियों का विकास। फिर अगला हम लोगों ने फोर्थ देखा था फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स या अच्छी आदतों का निर्माण। फिफ्थ था प्रिय विद्यार्थियों की डेवलपमेंट ऑफ सोशल आउटलुक या सामाजिक दृष्टिकोण का विकास। छठवां था डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज या लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। सातवां था डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस या राष्ट्रीय चेतना का विकास। आठवां था उसमें डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप या नेतृत्व गुणों का विकास। नौवां हम लोगों ने देखा था डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप या लोकतंत्री नागरिकता का विकास। और अंत में हम सभी लोगों ने एम्स ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत डेवलपमेंट ऑफ इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग या अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास, इसके बारे में अध्ययन किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो कुछ प्रमुख उद्देश्य थे जो कि लोकतांत्रिक शिक्षा के होने चाहिए। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि लोकतंत्र में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन है, डेमोक्रेटिक एजुकेशन के हिसाब से हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन करिकुलम। तो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए करिकुलम। तो प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? डेमोक्रेसी एंड करिकुलम के बारे में चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र और उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन है उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि पाठ्यक्रम में उन विषयों या क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जो लोकतंत्रीय आदर्शों एवं मूल्यों को प्राप्त करने में सहायता करें। जब हम लोग डेमोक्रेटिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो करिकुलम होना चाहिए, करिकुलम में हमें उन सभी मूल्यों को रखना चाहिए जो कि क्या करे, जो डेमोक्रेसी को बढ़ावा दे, जो लोकतंत्र को बढ़ावा दे, जो लोकतांत्रिक आदर्श और मूल्य हैं, उन आदर्शों और मूल्यों को हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम में उन विषयों और क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जो लोकतंत्रीय आदर्शों और मूल्यों को प्राप्त करने में सहायक हों, अर्थात जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अटेंड करने में, उसको प्राप्त करने में सहायता प्रदान करे, ऐसे पाठ्यक्रम को, ऐसे करिकुलम को, ऐसे सब्जेक्ट मैटर को, ऐसे कंटेंट को जो है या ऐसे एक्टिविटीज को हमको अपने करिकुलम में स्थान देना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम क्या होना चाहिए? जो करिकुलम है वे जो है व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत भेदों के अनुसार विषयों एवं क्रियाओं का चयन कर सके तथा वह अपना सर्वोत्तम विकास कर सके। तो कहने का अभिप्राय यह है प्रिय विद्यार्थियों कि जो हमारा करिकुलम हो, करिकुलम में इसका प्रावधान हो कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, जो वैयक्तिक विभेद या इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, हम सभी लोग जान रहे हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक छात्र एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। हर व्यक्ति के अंदर क्या होती है, कुछ इंडिविजुअल
करेक्टरिस्टिक्स होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज हम सभी लोगों के अंदर पाया जाता है। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज या व्यक्तिगत विभेद होते हैं, उन विभेदों के अनुसार हर छात्र को, हर बालक को यह अवसर होना चाहिए कि वह अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार क्या कर सके, अपने सब्जेक्ट्स का, एक्टिविटीज का सिलेक्शन कर सके। और जब कोई भी व्यक्ति अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत विभेदों के अनुसार जो है अपने सब्जेक्ट्स का, अपने कोर्स का, अपने एक्टिविटीज का चयन करेगा, तो वहां पे उसकी जो है ऑप्टिमम डेवलपमेंट या सर्वोत्तम विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि उसमें क्या होगा, उस व्यक्ति का, उस बालक का, उस छात्र का क्या होगा, उस छात्र का इंटरेस्ट होगा। जब उसका इंटरेस्ट होगा तो वो जो है उसमें अपने आप ही अच्छा करेगा। तो अच्छा करने के लिए यह आवश्यक है कि क्या हो, जो हमारा करिकुलम हो, जो हमारा पाठ्यक्रम हो, उस पाठ्यक्रम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को महत्व दिया जाए और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से छात्रों को जो है यह सुविधा मिले, यह अवसर रहे कि वह अपनी वैयक्तिक विभिन्नता के हिसाब से विभिन्न विषयों का चयन कर सकें, विभिन्न क्रियाओं का चयन कर सकें, विभिन्न पाठ्यक्रमों का चयन कर सकें। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से जो हमारा लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसमें लोकतांत्रिक आदर्श और मूल्य को उत्पन्न करने वाले, लोकतांत्रिक आदर्श और मूल्यों को प्राप्त करने वाले कंटेंट होने चाहिए, सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सब्जेक्ट मैटर्स होने चाहिए। और साथ ही साथ जो करिकुलम होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस की ध्यान रखने की बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से जो हमारा करिकुलम होना चाहिए वो करिकुलम जो है लोकतांत्रिक शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्धारण के कुछ सिद्धांतों के ऊपर आधारित होने चाहिए। जो हमारा डेमोक्रेटिक एजुकेशन है, डेमोक्रेटिक एजुकेशन के कुछ उसके करिकुलम निर्धारण के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन। जो लोकतांत्रिक शिक्षा है उसके पाठ्यक्रम निर्धारण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज, पहला प्रिंसिपल है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, लचीलेपन का सिद्धांत और प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अभी हम लोगों ने इसके पूर्व में जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया कि प्रत्येक बालक, प्रत्येक छात्र जो है एक दूसरे से भिन्न है, हम सभी लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो वही जो है, वहीं से हमारा जो ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है वो जुड़ा हुआ है, लचीलेपन का सिद्धांत। अर्थात प्रत्येक बालक को जो है उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से पाठ्यक्रम में, करिकुलम में इतना लचीलापन होना चाहिए कि वह जो है अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है पाठ्यक्रम का या विषयों का चयन कर सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि आजकल जो है ये सुविधा अधिकांशतः प्रदान की जा रही है कि आपके पास जो है कुछ विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में से आप जो है कुछ विकल्पों का चयन करते हैं। कुछ जो है कोर्स, कुछ पेपर्स जो है कोर पेपर्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि कोर पेपर्स हैं या कंपलसरी पेपर्स हैं। लेकिन कुछ पेपर्स जो है ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, जिसको हम लोग वैकल्पिक पेपर्स कहते हैं। और जो भी ऑप्शनल पेपर्स या वैकल्पिक पेपर्स होते हैं, उन पेपर्स को सिलेक्ट करने का छात्र के पास पूरा अधिकार होता है। स्टूडेंट्स जो है अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है उन वैकल्पिक विषयों में से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी विषय का चयन, किसी भी सब्जेक्ट का चयन कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला रहा द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन का सिद्धांत जो है लोकतांत्रिक शिक्षा के करिकुलम में होना चाहिए। और दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों, द नेक्स्ट वन इज सामाजिक आवश्यकताओं एवं आदर्शों की पूर्ति का सिद्धांत। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोगों ने बात ही किया कि जो डेमोक्रेटिक करिकुलम होना चाहिए, डेमोक्रेटिक करिकुलम में क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक करिकुलम में डेमोक्रेटिक आइडियल्स और वैल्यूज जो है समाहित होने चाहिए। जो लोकतंत्री आदर्श और मूल्य जो है उसमें समाहित होने चाहिए। और जो पाठ्यक्रम निर्धारण का सिद्धांत भी, वो भी क्या कह रहा है कि जो सोशल नीड है, सामाजिक आवश्यकताएं हैं और जो सामाजिक आदर्श हैं, उनकी पूर्ति जो है करिकुलम के द्वारा या पाठ्यक्रम के द्वारा होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, करिकुलम या पाठ्यक्रम के द्वारा
जो हमारी सोशल नीड्स है या सोशल आइडियल्स हैं, जिसको हम लोग लोकतांत्रिक आदर्श और लोकतांत्रिक मूल्य कह रहे हैं, इनकी पूर्ति जो है हमारे पाठ्यक्रम के, हमारे करिकुलम के द्वारा होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंड रहा, दूसरा रहा क्या, सामाजिक आवश्यकताओं एवं आदर्शों की पूर्ति का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड प्रिंसिपल है, द थर्ड प्रिंसिपल इज व्यक्ति की अभिरुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि का सिद्धांत। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह जो है कहीं न कहीं जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला है उससे भी रिलेटेड है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भी रिलेटेड है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो बालक है, व्यक्ति है, जो छात्र है, उसकी अभिरुचियों, उसकी एबिलिटीज, योग्यताओं, उसकी क्षमताओं तथा उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि का सिद्धांत। अर्थात जो हमारा करिकुलम होना चाहिए, जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट है, उसकी जो नीड है, उसकी जो एबिलिटीज है, उन एबिलिटीज को, उन नीड्स को पूरा करने वाला होना चाहिए। तो कैसे हो सकता है पूरा करने वाला? जब जो है हमारा करिकुलम क्या होगा, बहुत ही ब्रॉड होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो जब वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ब्रॉड होगा, तो क्या होगा, वहाँ पर छात्र जो है अपनी अभिरुचि, अपने इंटरेस्ट के, अपनी एबिलिटीज और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग विषय का, सब्जेक्ट का चयन कर सकेंगे, जिसको हम लोग आम भाषा में, साधारण भाषा में पेपर्स कहते हैं। तो उन प्रश्न पत्रों या पेपर्स का चयन कर सकेंगे, विषय का चयन कर सकेंगे। तो विषय का चयन या पेपर्स का चयन करने के लिए क्या होना चाहिए, करिकुलम में या पाठ्यक्रम में ऐसा प्रावधान होना चाहिए, ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए, ढेर सारे वैकल्पिक विषय होने चाहिए। और आजकल तो एक नया कंसेप्ट चल गया है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी जो कंसेप्ट है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो है एक डिसिप्लिन का व्यक्ति जो है दूसरे डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकता है यदि उसकी कोई रुचि है। जैसे मान लीजिए कि कोई बालक है जो एजुकेशन पढ़ रहा है, तो एजुकेशन या शिक्षा शास्त्र पढ़ते हुए उसके पास ऑप्शन है कि वह सोशियोलॉजी का भी कोई एक पेपर पढ़ सकता है, फिलॉसफी का भी कोई एक पेपर पढ़ सकता है, साइकोलॉजी का भी कोई एक पेपर पढ़ सकता है। तो ऐसे करिकुलम को हम लोग जो है कहेंगे कि वहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी या अंतर अनुशासिक जो है सुविधाएं हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जो हमारा करिकुलम होना चाहिए, हमारे करिकुलम में लचीलेपन का सिद्धांत होना चाहिए। हमारा करिकुलम जो है वह बालक के, छात्र के, व्यक्ति की अभिरुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि पर आधारित होनी चाहिए, संतुष्टि को पूरा करने वाला होना चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब हमारे करिकुलम में विकल्प अधिक से अधिक होंगे, छात्रों को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने एबिलिटीज के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर्स का, पेपर्स का, विषय का चयन करने की उनको छूट होगी, उनको जो है अवसर होंगे इसके, तभी जो है उनके आवश्यकताओं और अभिरुचियों की संतुष्टि हो पाएगी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, चौथा है, फोर्थ वन इज द व्यवहारिकता का सिद्धांत। तो प्यारे भाई और बहनों, व्यवहारिकता के सिद्धांत से अभिप्राय है कि जो हमारा करिकुलम होना चाहिए, करिकुलम ऐसा हो उसमें जो सब्जेक्ट्स हो वो क्या हो, व्यवहारिक हो, बिहेवियरिस्टिक हो। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि हम छात्रों को उन्हीं चीजों को पढ़ाएं, उन्हीं सब्जेक्ट्स को, मैटर्स को पढ़ाएं जो उनके व्यवहारिक जीवन से क्या हो, व्यवहारिक जीवन से जुड़े हों। उनके जो व्यवहारिक जीवन में जिन बातों की, जिन सब्जेक्ट्स की, जिन विषयों की, जिन नॉलेज की आवश्यकता है, उनके जो व्यवहारिक जीवन है उसमें जिन स्किल्स की, जिन कौशलों की आवश्यकता है, हमारे करिकुलम में उन्हीं कौशल पे बल देना चाहिए, उन्हीं कौशल को सम्मिलित करना चाहिए, उन्हीं सब्जेक्ट्स मैटर को, उन्हीं कंटेंट को सम्मिलित करना चाहिए जो बालक के व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। तो कहने का अभिप्राय यह है प्रिय विद्यार्थियों कि जो हमारा करिकुलम होना चाहिए, हमारे करिकुलम में सिर्फ और सिर्फ जो है सैद्धांतिक नॉलेज, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वही नहीं होने चाहिए, बल्कि क्या होने चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ उसमें व्यवहारिक ज्ञान भी होने चाहिए, बिहेवियरिस्टिक नॉलेज भी होने चाहिए, उसमें ऐसे कंटेंट होने चाहिए, उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स मैटर होने चाहिए, उनमें ऐसे स्किल्स या कौशलों के विकास का प्रावधान होना चाहिए जो बालक के व्यवहारिक जीवन में उपयोगी हो, जिन कौशलों को सीख करके बालक जो है व्यवहारिक जीवन में एक सुखमय जीवन
सुखमय जीवन बिता सके, कोई न कोई अपना जीविकोपार्जन के लायक कार्य कर सके। तो जीविकोपार्जन के लायक कुछ कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे करिकुलम में क्या होना चाहिए, कुछ ऐसे स्किल्स, कुछ ऐसे कौशल सिखाने का छात्रों को प्रावधान होना चाहिए कि जिससे कि वे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद अपना जो व्यवहारिक जीवन या सांसारिक जीवन है उसमें जो है आसानी से अपना जीविकोपार्जन कर सकें और अपने जीवन में सफल हो सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो लोकतांत्रिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए, लोकतांत्रिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्धारण में ये 4 प्रमुख सिद्धांत हैं जिसका अनुपालन किया जाना चाहिए। द फर्स्ट वन इज लचीलेपन का सिद्धांत, सेकेंड वन इज सामाजिक आवश्यकताओं एवं आदर्शों की पूर्ति का सिद्धांत, थर्ड वन इज व्यक्ति की अभिरुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि का सिद्धांत, और चौथा है प्यारे भाइयों बहनों व्यवहारिकता का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया लोकतंत्र एवं पाठ्यक्रम, जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। अगला टॉपिक है हम लोगों का, दैट इज लोकतंत्र व शिक्षण विधि, डेमोक्रेसी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम लोगों ने चर्चा की है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को महत्व दिया जाना चाहिए। तो प्यारे भाइयों बहनों, जो हमारे लोकतंत्र के मूल्य हैं, जो आइडियल्स हैं, जो लोकतंत्र की भावना है, उसी लोकतंत्र की भावना के अकॉर्डिंग हमारा जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग भी होना चाहिए। तो लोकतंत्र की भावना का विकास शिक्षण विधियों पर ही आधारित है और उसी शिक्षण विधियों को हमें अपनाना चाहिए जिनके द्वारा लोकतंत्र की भावना का विकास छात्रों के अंदर हो। तो चलिए देखते हैं कैसा होना चाहिए। जो लोकतांत्रिक उद्देश्यों की प्राप्ति तथा जनतंत्री भावना के विकास हेतु क्रियाशील विधियों को अपनाना लाभप्रद होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, क्या हमें करना है कि हमें ऐसे टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करना है जो क्या हो, जो एक्टिविटी बेस्ड हो, जो क्रियाशील विधियों पर आधारित हो। तो ऐसे विधियों को जो हम अपनाएंगे, जो क्रियाशील विधियों पर आधारित होंगे, तो वे क्रियाशील विधियां जो है छात्रों के अंदर, बालकों के अंदर जो है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने में सहायक होंगे। इससे क्या होगा, क्रियाशील विधियों को अपनाने से जो परंपरागत, स्थिर एवं रूढ़वादी पद्धति का प्रयोग है जो किया जाता है, वो जो है डेमोक्रेटिक एजुकेशन के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि लोकतंत्र मानव व्यक्तित्व के अनंत मूल्य को स्वीकार करता है तथा इस बात में आस्था रखता है कि मनुष्य अपने कार्यभार को स्वयं संभाल सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में हम व्यक्ति की गरिमा की बात करते हैं। हम यह विश्वास रखते हैं, डेमोक्रेसी में यह विश्वास रखा जाता है कि जो बालक है, जो मनुष्य है, वह अपने कार्यभार को स्वयं संभाल सकता है। तो जब वह अपने कार्यभार को स्वयं संभाल सकता है तो हमें ऐसे शिक्षण विधि को अपनाना चाहिए जहां पर वह जो है अपनी एजुकेशन जो है अपना खुद अधिक से अधिक एक्टिव होकर के, अधिक से अधिक क्रियाशील होकर के अपना एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो ऐसे समय में प्रिय विद्यार्थी, जो हमारा परंपरागत, स्थिर और रूढ़वादी पद्धति है, जिसमें हम लोग सिर्फ टीचर्स जो है सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देता है और छात्र सिर्फ उसको सुनते हैं, तो उस विधि से थोड़ा सा हमें डेविएट होना पड़ेगा। उस विधि को थोड़ा कम बल देते हुए हमें जो है किस विधि पे बल देना होगा, एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स पे बल देना होगा। हमें जो है अपने शिक्षण विधि में क्रियाशील विधि को अधिक से अधिक अपनाने पर बल देना होगा। जब हम क्रियाशील विधि को, एक्टिविटी बेस्ड हमारा टीचिंग मेथड्स होगा, तो वहां पे लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान होगा और छात्र जो है लोकतांत्रिक मूल्यों को अधिक से अधिक सीख पाएंगे, उनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास अधिक से अधिक हो पाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि मनुष्य के जो उपर्युक्त गुण हैं, गुणों को उपयोग सक्रिय विधि द्वारा किया जा सकता है। अर्थात सक्रिय विधि जो है विभिन्न क्रियाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उनमें विभिन्न विषयों का ज्ञान तथा कुशलताओं, आदतों एवं दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, क्या करना है, हमें छात्रों को एक्टिव रखना है। सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमें
सक्रिय विधियों को अपनाना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो इसकी प्रमुख विधियां हैं, जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन की प्रमुख विधियां हैं, ये कौन कौन सी विधियां हैं? ये प्रमुख विधियां हैं प्रिय विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक शिक्षा में जो क्रियात्मक विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं? वाद विवाद विधि, डिस्कशन मेथड्स या डिबेट मेथड्स, सामाजिकृत अभिव्यक्ति, सोशल रेस्टेशन मेथड्स, समस्या समाधान विधि, अभिव्यक्ति विधि, योजना या प्रोजेक्ट मेथड्स, कार्य निर्धारण विधि आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा डेमोक्रेटिक एजुकेशन है, डेमोक्रेटिक एजुकेशन में जो हमारे टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, शिक्षण विधि होने चाहिए, वे विधियां क्या होनी चाहिए? वे विधियां क्रियात्मक विधि होनी चाहिए। ऐसी विधि होनी चाहिए जिसमें जो छात्र जो है, छात्रों की सक्रिय भागीदारिता या सहभागिता सुनिश्चित हो सके। तो सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जो हमारे पास प्रमुख विधियां हैं प्रिय विद्यार्थियों, वे कौन कौन सी विधियां हैं? हम वाद विवाद विधि का प्रयोग कर सकते हैं। वाद विवाद विधि में आप सभी लोग जान रहे हैं, आप सभी लोग इससे परिचित हैं कि छात्र बहुत अधिक एक्टिव होते हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में छात्र खुद सर्च करते हैं, छात्र अपनी तैयारी करते हैं और वही जो है विभिन्न प्रकरणों को एक्सप्लेन करते हैं, विभिन्न मुद्दों पे बोलते हैं। तो वाद विवाद विधि बहुत अच्छी विधि है। साथ ही साथ सामाजिक अभिव्यक्ति या सोशल रेस्टेशन मेथड्स का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जहां पे वे जो भी सामाजिक एक्टिविटीज हैं उसके बारे में वे अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, सामाजिक क्रियाकलापों, सामाजिक कार्यों या सामाजिक मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या समस्या समाधान विधि भी बहुत ही एक अच्छी विधि है, जिसमें छात्र क्या करते हैं? छात्र ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। छात्र जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं और समस्या का समाधान खुद ढूंढते हैं। जब वे समस्या का समाधान खुद ढूंढने का प्रयास करते हैं तो वे इस क्रिया में, इस अधिगम में वे क्या होते हैं? बहुत ही अधिक एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। इसी तरह प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम अभिव्यक्ति विधि की बात करें तो अभिव्यक्ति विधि में छात्र क्या करता है? जिन चीज़ों को सीखा रहता है या जिन चीज़ों को सीखता है उसके बारे में अपना एक्सप्रेशन देता है, वह अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपना अभिव्यक्ति देता है। प्रोजेक्ट मेथड भी बहुत ही अच्छी विधि है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? छात्रों को कुछ प्रोजेक्ट दे देते हैं, कुछ कार्य दे देते हैं, कुछ किसी विषय पर कुछ उनको हम कार्य करने के लिए दे देते हैं, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, योजना का नाम देते हैं। और उस योजना की पूर्ति के लिए, उस प्रोजेक्ट की पूर्ति के लिए छात्र बहुत ही सक्रिय होकर के उसमें लगता है। जब छात्र सक्रिय होकर के योजना की पूर्ति करता है, प्रोजेक्ट को बनाता है, प्रोजेक्ट की पूर्ति करता है, तो अपने आप जो उसका लर्निंग है, अधिगम है, वह बढ़ जाता है। उसमें वह चूंकि सक्रिय रहता है तो उस समय जो उसकी लर्निंग होती है, रिटेंशन होता है, वो भी बढ़ जाता है। और साथ साथ जो लोकतांत्रिक मूल्यों की हम लोग बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक आइडियल्स और वैल्यूज की बात कर रहे हैं, उसका भी विकास उनमें होता है। इस तरह प्रिय विद्यार्थियों, कार्य निर्धारण विधि का भी प्रयोग हम लोग जो है डेमोक्रेटिक एजुकेशन में कर सकते हैं कि छात्रों को कुछ हम लोग कार्य दे देते हैं और कार्य निर्धारित कर देते हैं उनको, और उन कार्यों को पूरा करने में सभी छात्र क्या होते हैं? सक्रिय भागीदारिता के साथ सक्रिय होकर के अपने उन कार्यों को, अलॉटेड वर्क्स को वे कंप्लीट करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन प्रमुख शिक्षण विधियों का प्रयोग करके हम छात्रों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। अब बात हम लोग करेंगे, अभी तक तो हम लोगों ने बात कर लिया डेमोक्रेसी एंड करिकुलम की और डेमोक्रेसी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग की। अब आगे है प्यारे भाइयों बहनों, अगला है महत्वपूर्ण टॉपिक, दैट इज डेमोक्रेसी एंड स्कूल, लोकतंत्र व विद्यालय की हम लोग बात करेंगे कि लोकतंत्र के हिसाब से हमारा विद्यालय कैसा होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो हमारा आधुनिक समाज है, जो वर्तमान समाज है, आधुनिक समाज विभिन्न समाजों का एक समाज तथा विभिन्न समुदायों का एक समुदाय है। कहने का अभिप्राय है कि हमारे वर्तमान जो सोसाइटी है, वर्तमान जो समाज है, इसमें विभिन्न समाज के लोग साथ में रहते हैं या विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादकों, श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं के बहुत से समुदाय निर्मित हो गए हैं। अर्थात जो है इस समय जो ढेर सारे समाज, जैसे एक समाज हो जाता है जहाँ पे उत्पादक लोग रहते हैं, एक समाज ऐसा है जहाँ पे श्रमिक लोग रहते हैं, एक समाज ऐसा है जहाँ पे उपभोक्ता लोग रहते हैं। तो अब बात आती है कि अब ऐसे समाज में जहाँ पे विभिन्न समुदायों का एक जाल बिछा हुआ है, जैसे कुछ परिवार के लोग हैं, चर्च है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, ट्रेड है, यूनियन है, तो ऐसे समुदाय में
जहाँ पे ढेर सारे समुदायों का जाल बिछा है। ये समस्त समुदाय मनुष्य के व्यक्तित्व को सामाजिक एकता एवं संगठन तथा प्रबंध करने की योग्यता प्रदान करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अतः यह विश्वास किया जाता है कि यदि लोकतंत्र को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल बनाना है तो विभिन्न समुदायों के प्रशासकीय, सामाजिक आदि मामलों में लोकतंत्री भावना तथा व्यवहार को प्रयोग में लाया जाना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो विभिन्न समुदाय हैं, इन समुदायों के संगठन एवं प्रशासन में लोकतंत्री आदर्शों को क्रियाशील किया जाए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो हमारा विद्यालय है, जो हमारा स्कूल है, उसकी स्थापना कौन करता है? विद्यालय या स्कूल की स्थापना समाज के द्वारा की जाती है। तो जब हमारे विद्यालय या स्कूल की स्थापना समाज के द्वारा की जाती है तो यह आवश्यक है कि जो हमारा विद्यालय है वो भी क्या हो, जो हमारा लोकतांत्रिक समाज है उन्हीं लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों पर आधारित हो। कहा जा रहा है कि यदि समाज लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है तो उसकी सफलता है तो हमें अपने विद्यालय का संगठन एवं प्रशासन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार करना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा विद्यालय है, जो हमारा स्कूल है, उसका जो संगठन है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें कैसे करना है? जो लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, उन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अनुसार ही हमारा जो स्कूल है उस स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें हम लोगों ने बात किया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेटर्निटी और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस होना चाहिए। तो जो हमारा विद्यालय है, जो हमारे विद्यालय का संगठन या प्रशासन है, वहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी शिक्षक हैं, सबके पास जो है अपने विचार देने की फ्रीडम्स होनी चाहिए। सबके विचारों का, सबके मूल्यों का जो है, सबके विचारों का, सबकी भावनाओं का जो है बराबर में सम्मान होना चाहिए। सबके साथ जो है समानता का व्यवहार होना चाहिए। जितने भी शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, कर्मचारी हैं, सभी के अंदर जो है भ्रातृत्व की भावना होना चाहिए। और विद्यालय में, कॉलेज में, महाविद्यालय में किसी भी छात्र के साथ, किसी भी शिक्षक के साथ या किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव या इनजस्टिस, अन्याय नहीं होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो हमारा विद्यालय होना चाहिए, जो हमारा स्कूल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उस पर आधारित होने चाहिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, लोकतंत्री आदर्शों, मूल्यों एवं सिद्धांतों को प्रशासित करने के लिए विद्यालयों में पूर्ण रूप से लोकतंत्री वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि विद्यालयों में जो वातावरण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लोकतंत्री वातावरण होना चाहिए, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो विद्यालयों में जब हम डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे तो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट को या लोकतंत्री वातावरण को क्रिएट करने के लिए यह आवश्यक है कि जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, वैल्यूज हैं या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, उसी पर आधारित जो है हमारा विद्यालय का प्रशासन होना चाहिए, हमारे विद्यालय का संगठन होना चाहिए। जब हमारे विद्यालय का, हमारे स्कूल का संगठन डेमोक्रेटिक आइडियल्स, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पर आधारित होगा तो अपने आप हमारे विद्यालय में क्या होगा? हमारे विद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण विकसित होगा, हमारे विद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण निर्मित होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा विद्यालय होना चाहिए, हमारे विद्यालय के वातावरण में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, परोपकार आदि गुणों पर बल दिया जाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा विद्यालय होना चाहिए, हमारे विद्यालय में सभी छात्रों के बीच में, शिक्षकों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में आपस में सहयोग की भावना, प्रेम की भावना, सहानुभूति, परोपकार आदि की भावना होनी चाहिए। एक दूसरे को लोग कोऑपरेट करें, एक दूसरे की लोग हेल्प करें, एक दूसरे की लोग मदद करें, ऐसी भावना हमारे विद्यालय में होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय छात्रों, प्रिय भाइयों बहनों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा विद्यालय होना चाहिए, हमारे विद्यालय में शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षकों, छात्रों, सरकारी अफसरों आदि में पारस्परिक मैत्री होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, शैक्षिक प्रशासक हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे छात्र हैं, हमारे जो सरकारी अफसर से, इनमें जो आपस में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए?
एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, मैत्री संबंध होना चाहिए। जब पारस्परिक मैत्रिक संबंध होगा तभी लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण होगा और कोई भी छात्र अपने शिक्षक के साथ जो है किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उनसे संपर्क कर सकता है। छात्र जो है, छात्रों और शिक्षकों के बीच में जो है शिक्षा को लेकर के बहुत अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। छात्र जो है किसी भी अपनी समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षकों के साथ जो है विचार विमर्श करने में किसी भी प्रकार का हेजिटेशन जो है महसूस नहीं करना चाहिए उनको। अर्थात छात्रों और शिक्षकों के बीच का जो संबंध होना चाहिए वो बहुत ही क्या होना चाहिए, बहुत ही घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। छात्र जो है किसी भी अपनी समस्या के समाधान के लिए शिक्षक से पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए कि वह शिक्षक से अपने विचारों को व्यक्त कर सके, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, अपनी समस्याओं को उनको बता सके, जिससे शिक्षक भी छात्रों की पूरी मदद कर सके। इसी तरह प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम शिक्षक और छात्र की बात करते हैं, इसी तरह शिक्षकों के बीच में और शैक्षिक प्रशासकों, सरकारी अफसरों के बीच का भी संबंध क्या होना चाहिए, वह मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। जब मैत्रीपूर्ण संबंध होगा तभी शिक्षक जो है अपनी समस्याओं को शैक्षिक प्रशासकों या सरकारी अफसरों के सामने व्यक्त कर पाएगा। उनके सामने जो है उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं होना चाहिए। जब कोई भी भय नहीं होगा तभी जो है शिक्षक व्यवहारिक जो भी कठिनाइयां शिक्षण अधिगम में आ रही हैं, विद्यालय में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को शैक्षिक प्रशासकों, शैक्षिक सरकारी अफसरों के सामने व्यक्त करेगा, बताएगा उनको, और जब वह बताएगा तभी जो है उन समस्याओं का समाधान विद्यालय में किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षकों, छात्रों और सरकारी अफसरों आदि में पारस्परिक मैत्री का संबंध होना चाहिए, पारस्परिक मैत्री होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों। अगला जो है द नेक्स्ट पॉइंट इज, शिक्षकों को पाठ्यक्रम के निर्धारण, पुस्तकों के चयन आदि में स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है प्रिय विद्यार्थियों कि जो हमारा टीचर्स है, जो हमारे टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनको जो है, जो उनको पाठ्यक्रम दिया गया है या उनके पाठ्यक्रम के निर्धारण में उनके भी जो विचार लेने चाहिए, उनका भी महत्व होना चाहिए। और पाठ्यक्रमों के निर्धारण के साथ साथ पुस्तकों के चयन में भी शिक्षकों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि एक ही टॉपिक पे ढेर सारे पुस्तक अवेलेबल होते हैं और किस पुस्तक में कौन सा कंटेंट, कौन सा मैटर अच्छा दिया हुआ है, इसका निर्धारण करके शिक्षक के पास ये छूट होनी चाहिए कि वह अध्यापन का कार्य, टीचिंग और लर्निंग का कार्य करे। कक्षा में शिक्षण के दौरान किस बुक को रिफर करना है, इसके लिए अध्यापक के पास थोड़ी स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि जब अध्यापक के पास स्वतंत्रता होगा तभी वह छात्रों को द बेस्ट दे पाएगा, अच्छी से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छा मैटर जो है छात्रों को प्रोवाइड कर पाएगा, अच्छी से अच्छी शिक्षा जो है छात्रों को दे पाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक एजुकेशन में शिक्षकों को पाठ्यक्रम के निर्धारण, पुस्तकों के चयन आदि में स्वतंत्रता होनी चाहिए। और साथ ही साथ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जो विद्यालय का संगठन है, विद्यालय के संगठन में छात्रों की सम्मत पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है प्रिय विद्यार्थियों। जो हम लोग बात करें कि छात्रों की सम्मत पे, आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो विद्यालय होता है उस विद्यालय में या महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में क्या किया जाता है, वहां पे छात्रों को कुछ पद दिए जाते हैं या किसी भी बिंदु पर, किसी भी समस्या पर छात्रों से विचार लिए जाते हैं। तो छात्रों से विचार जो है लिए जाने चाहिए, छात्रों के विचारों का स्वागत करना चाहिए, छात्रों से सहमति लेनी चाहिए और विद्यालय के संगठन में छात्रों का भी योगदान होना चाहिए, छात्रों को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। जब हमारे छात्र जो है कॉलेज में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो वे भी जो है एक्टिवली रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, छात्रों का भी पार्टिसिपेशन होता है और साथ ही साथ छात्रों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला पॉइंट है कि शैक्षिक प्रशासकों तथा सरकारी अफसरों का व्यवहार मित्रवत, पथ प्रदर्शक एवं दार्शनिक जैसा होना चाहिए। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है प्रिय विद्यार्थियों कि जो शैक्षिक प्रशासक हैं और सरकारी अफसर हैं, उनका जो व्यवहार है, उनका व्यवहार शिक्षकों के प्रति, छात्रों के प्रति मित्रवत होना चाहिए, पथ प्रदर्शक का होना चाहिए, दार्शनिक जैसा होना चाहिए। वर्तमान समय में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों,
यही सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारे शैक्षिक प्रशासक हैं या सरकारी अफसर हैं, वे अध्यापकों के, वे शिक्षकों के अपने आप को अफसर समझते हैं, वे अपने आप को शासक समझते हैं। तो समस्या यहीं पे उत्पन्न हो जाती है। जो शैक्षिक प्रशासक हैं या सरकारी अफसर हैं, वो शिक्षकों को जो है सुविधा प्रदान करने के लिए है, शिक्षकों का जो है मार्गदर्शन करने के लिए है, न कि जो है वो शिक्षकों के ऊपर या छात्रों के ऊपर शासन करने के लिए है। शैक्षिक प्रशासकों या सरकारी अफसरों की नियुक्ति इसीलिए की जाती है कि वो जो शिक्षक जो विद्यालय में शिक्षण अधिगम का कार्य कर रहा है, उस शिक्षण अधिगम के कार्य को सुचारू रूप से कर सके। उसमें जो है शैक्षिक प्रशासक और सरकारी अफसरों को मदद करना चाहिए, और मदद वो तभी कर पाएगा जब जो है उसका व्यवहार मित्रवत होगा, पथ प्रदर्शक का होगा, एक दार्शनिक जैसा होगा। परंतु वर्तमान समय में देखा जाता है कि यह बहुत ही बड़ी समस्या है कि शिक्षकों के साथ जो शैक्षिक प्रशासक या सरकारी अफसर हैं, वह एक अफसर की तरह, वह एक प्रशासक की तरह कार्य करते हैं, और शिक्षकों की समस्याओं को, शिक्षकों की भावनाओं को वे समझने का प्रयास नहीं करते हैं। जब ऐसा प्रशासक या अफसर करने लगते हैं तो वहाँ पे समस्या आ जाती है, और जो विद्यालय का इन्वायरमेंट है या जो शिक्षक का जो है जो मानसिक स्थिति है, उसमें जो है व्यवधान उत्पन्न होगा। और जब शिक्षकों की मानसिक स्थिति में व्यवधान उत्पन्न होगा तो कहीं ना कहीं जो विद्यालय का इन्वायरमेंट है, विद्यालय का इन्वायरमेंट भी प्रभावित होता है, और छात्रों का और विद्यालय का जो शिक्षण अधिगम एक्टिविटी चल रहा होता है वह भी प्रभावित होता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो हमारे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनका व्यवहार शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ, विद्यालय के प्रति मित्रवत होना चाहिए, पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए, और एक दार्शनिक जैसा होना चाहिए। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जो अगला बिंदु है, अगला पॉइंट है, वह यह है कि विद्यालय के अंग अंग में लोकतंत्री भावना का समावेश होना चाहिए, अर्थात उस वातावरण में भ्रातृत्व, स्वतंत्रता तथा समानता का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोगों ने बात किया कि जो विद्यालय का करिकुलम, जो हमारा विद्यालय होना चाहिए, जो करिकुलम होना चाहिए, या जो भी विद्यालय की जितनी भी एक्टिविटीज होनी चाहिए, सब क्या होनी चाहिए, जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उस पर आधारित होना चाहिए। तो कहने का क्या अभिप्राय है कि जो विद्यालय के प्रत्येक अंग, विद्यालय के प्रत्येक अंग की हम बात करें तो चाहे वे छात्र हों, चाहे वे शिक्षक हों, चाहे प्रशासक हों, चाहे शिक्षण विधि हो, चाहे पाठ्यक्रम हो, सभी क्या हो, सभी में लोकतांत्रिक भावना का, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं, आइडियल्स हैं, उनका समावेश होना चाहिए। और वे सभी जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो है जिसकी हम लोग बात करते हैं, दैट इज फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रैटर्निटी भ्रातृत्व की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, जस्टिस या न्याय की बात करते हैं, उन सभी पर आधारित होना चाहिए। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, हमारा जो स्कूल होना चाहिए, जो हमारा विद्यालय होना चाहिए, विद्यालय के अंग अंग में लोकतंत्री भावना का समावेश होना चाहिए, अर्थात उस वातावरण में भ्रातृत्व, स्वतंत्रता तथा समानता का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों। अगला बिंदु है अगला बिंदु है लोकतंत्र व अनुशासन या डेमोक्रेसी एंड डिसिप्लिन। तो डेमोक्रेसी एंड डिसिप्लिन यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है प्रिय विद्यार्थियों। जो जब डेमोक्रेसी की हम लोग बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में डिसिप्लिन जो होता है वो किसी से जबरदस्ती जो है, किसी को फोर्स करके अनुशासन में हमें नहीं रखना है, बल्कि क्या करना है, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में स्व अनुशासन पर अत्यधिक बल दिया जाता है। तो स्व अनुशासन अर्थात सेल्फ डिसिप्लिन रहना है। हमें अपने छात्रों को, अपने नागरिकों को स्व अनुशासित होना सिखाना है। विद्यालय में छात्रों को स्व अनुशासन पर अधिक बल देना है, न कि उनके साथ जो है हम उनको फोर्सफुली डिसिप्लिन में रखें, उनके साथ हम दमनात्मक अनुशासन का व्यवहार करें। दमनात्मक अनुशासन को हमें नहीं अपनाना है प्रिय विद्यार्थियों। क्या अपनाना है? दमनात्मक अनुशासन को हमें ना करना है, और सेल्फ डिसिप्लिन या स्व अनुशासन पर हमें अधिक से अधिक बल विद्यालय में देना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें क्या करना है, छात्रों के अंदर स्व अनुशासन के लिए स्वतंत्रता का होना आवश्यक है, परंतु स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो विद्यालय में जो अनुशासन है वह क्या होना चाहिए, स्व अनुशासन होना चाहिए। अब स्व अनुशासन की हम लोग बात कर रहे हैं तो इससे प्राय क्या है कि छात्रों को हमें फ्रीडम देना चाहिए, स्वतंत्रता देना चाहिए। और स्वतंत्रता से अभिप्राय यह है कि
जो फ्रीडम में रहते हुए, स्वतंत्र रूप से रहते हुए वे अनुशासित रहें, परंतु जब स्वतंत्रता जो है स्वच्छंदता बन जाती है तब समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो प्यारे भाई और बहनों, स्वच्छंदता आप सभी लोग जान रहे हैं कि जब छात्र या कोई व्यक्ति किसी भी नियम कानून को नहीं मानता है, किसी भी नियम कानून को ताक पर रख करके पूरी तरह से वह स्वतंत्र होने का प्रयास करता है, तो उसे हम स्वच्छंदता कहते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, जो स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए बल्कि स्वतंत्रता के अंतर्गत छात्रों को स्व अनुशासित होना चाहिए। तो हमारे विद्यालय में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटीज में जो छात्रों के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत रहते हुए छात्रों को स्वतंत्र रूप से स्व अनुशासित होने पर बल दिया जाना चाहिए। तो विद्यालय में क्या करना है? सेल्फ डिसिप्लिन पर, स्व अनुशासन पर बल देना है। परंतु जो सेल्फ डिसिप्लिन या स्व अनुशासन होना चाहिए वह स्वतंत्रता पर भले से आधारित हो, लेकिन वह स्वतंत्रता कभी भी स्वच्छंदता का रूप नहीं लेना चाहिए। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय की क्रियाओं द्वारा बालकों में अपने कर्तव्यों को समझने और उनके निर्वाह करने तथा अपने अधिकारों का उपयोग और दूसरे के अधिकारों का सम्मान करने की भावना आ जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा विद्यालय है, हमारे विद्यालय में ऐसी एक्टिविटीज पर बल देना है जिससे कि छात्रों के अंदर, बालकों के अंदर अपने कर्तव्यों को समझने और उनका निर्वाह करने का और अपने अधिकारों का उपयोग करने का जो है उनको जानकारी हो सके, वे उसको समझ सके, उनकी जानकारी, उसकी भावना उनमें उत्पन्न हो सके और साथ ही साथ दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की भावना भी उनमें उत्पन्न हो। अर्थात विद्यालय में ऐसा माहौल देना चाहिए छात्रों को कि छात्र जो है अपने कर्तव्यों को समझें, उनका निर्वाह करें, अपने अधिकारों का उपयोग करें, परंतु अपने कर्तव्यों को समझने, उनका निर्वाह करने और अपने अधिकारों का उपयोग करने के साथ साथ ही वे दूसरे के अधिकारों का भी सम्मान करना सीखें। और जब छात्र इतना सीख लेंगे तो वे अपने आप ही विद्यालय में स्व अनुशासित रहने लगेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अतः हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्री शिक्षा है, लोकतंत्री शिक्षा में छात्रों को विद्यालय रूपी लोकतंत्री वातावरण द्वारा अनुशासित किया जाता है। तो अब देखिए मुख्य मुद्दा क्या आ गया कि जो हमारा विद्यालय का वातावरण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वह लोकतंत्री वातावरण उसमें होना चाहिए। और जब लोकतंत्री वातावरण रहेगा तो उसी लोकतंत्री वातावरण में छात्र जो है क्या सीख जाएंगे? छात्र सेल्फ डिसिप्लिन या स्व अनुशासित होना सीख जाएंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, हमको जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन है, डेमोक्रेटिक एजुकेशन के अंतर्गत छात्रों को स्व अनुशासित होना सिखाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु है, दैट इज डेमोक्रेसी एंड टीचर, लोकतंत्र व शिक्षक। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। जो हमारा टीचर होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही क्या होना चाहिए? घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। शिक्षक और छात्र के बीच में एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी दूरी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लोकतंत्री समाज में शिक्षक का स्थान क्या होना चाहिए? एक शिक्षक का स्थान एक मित्र का होना चाहिए, पथ प्रदर्शक का होना चाहिए, समाज सुधारक और नेता के रूप में होता है, जिससे वह अपने छात्रों और समाज के समुचित रूप में पथ प्रदर्शन कर सके। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपसे पहले भी चर्चा किया है कि किसी भी शिक्षक का जीवन, किसी भी टीचर्स का जीवन बहुत ही अधिक क्या होता है? बहुत ही अधिक प्राइवेट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? उसका जीवन एक पब्लिक जीवन होता है। अर्थात मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि शिक्षक जो है, शिक्षक से हमेशा समाज यह अपेक्षा करता है कि उसके व्यवहार क्या होने चाहिए? उसके व्यवहार बहुत ही आइडियल्स होने चाहिए, आदर्शवादी होने चाहिए। शिक्षकों से समाज बहुत ही अधिक अपेक्षा करता है। तो जो हमारा शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक का स्थान छात्रों के साथ क्या कैसा होना चाहिए? एक फ्रेंड की तरह होना चाहिए, एक मित्र की तरह होना चाहिए, एक पथ प्रदर्शक की तरह होना चाहिए और साथ ही साथ समाज सुधारक और नेता के रूप में भी होना चाहिए। अर्थात समाज में भी जब वो विद्यालय से बाहर जब वो समाज में भी जाता है तो वहां से भी उसकी अपेक्षा की जाती है कि वह क्या हो? एक समाज सुधारक के रूप में कार्य करे, एक लीडर के रूप में, एक नेता के रूप में कार्य करे। तो प्रिय विद्यार्थियों, लोकतंत्री समाज में शिक्षक का स्थान एक मित्र, पथ प्रदर्शक, समाज सुधारक और नेता के रूप में होना चाहिए, जिससे वह अपने छात्रों तथा समाज को समुचित रूप से क्या कर सके? उसका पथ प्रदर्शन
कर सके। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, तो हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वो समाज में उचित परिवर्तन लाकर उससे प्रगति की ओर अग्रसर करे। तो हमने आपसे पहले भी चर्चा किया कि एक शिक्षक का जीवन सिर्फ विद्यालय के अंदर, विद्यालय की चार दीवारी के अंदर ही नहीं होता है, बल्कि विद्यालय की चार दीवारी के बाहर जब हम समाज में जाते हैं तो समाज में भी उसका रोल बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षक से हमेशा यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाज में उचित परिवर्तन ला करके उस समाज को क्या करे, उस समाज को प्रगति की ओर अग्रसित करे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम लोग देख ले रहे हैं कि जो एक शिक्षक होता है, एक शिक्षक का बहुत ही अधिक रोल है, एक शिक्षक के ऊपर बहुत ही अधिक जिम्मेदारी है। एक शिक्षक को एक मित्र, पथ प्रदर्शक और समाज सुधारक तथा नेता के रूप में कार्य करना चाहिए डेमोक्रेटिक एजुकेशन या लोकतांत्रिक शिक्षा में। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम लोग लोकतांत्रिक शिक्षा के जो शिक्षक के मुख्य गुण होते हैं उसको जल्दी से देख लेते हैं कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन में जो टीचर्स होंगे, जो शिक्षक होते हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, द फर्स्ट क्वालिटी जो है वह एक योग्य नागरिक हो तथा लोकतंत्रीय आदर्शों, मूल्यों एवं सिद्धांतों में पूर्ण निष्ठा रखता हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा शिक्षक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वह क्या हो, एक योग्य नागरिक हो और साथ ही साथ उसकी जो आस्था है, उसकी जो निष्ठा है वो किसमें हो, वह लोकतांत्रिक आदर्शों, मूल्यों एवं सिद्धांतों में उसकी पूरी की पूरी निष्ठा होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला यह रहा कि जो लोकतंत्री शिक्षक होगा वह एक योग्य नागरिक हो तथा उसके अंदर लोकतंत्री आदर्शों, मूल्यों एवं सिद्धांतों में पूर्ण निष्ठा रखता होगा। दूसरा है प्यारे भाइयों बहनों कि उसमें अपने छात्रों को समझने तथा उनको पथ प्रदर्शित करने की क्षमता हो, जिससे वह उनको एक योग्य नागरिक बनाने में सफल हो सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले ही कहा कि जो शिक्षक है, शिक्षक का रोल कैसा होना चाहिए, शिक्षक का रोल एक मित्र की तरह होना चाहिए, एक पथ प्रदर्शक का होना चाहिए। तो शिक्षक का रोल एक पथ प्रदर्शक की तरह कब होगा, जब उसके अंदर क्या होगी, यह एक क्षमता होगी कि वह अपने छात्रों को समझ सके। जब वह छात्रों को समझ सकेगा और उसके अंदर छात्रों को समझने की क्षमता होगी, छात्रों की समस्याओं को, छात्रों की जो कठिनाइयां हैं, छात्रों के सामने जो चुनौतियां हैं, या छात्रों की जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, जो उसकी क्षमता है, जो उसकी योग्यता है, जब उसको एक शिक्षक समझ पाएगा तभी उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर पाएगा, उसको गाइड कर पाएगा, उसका पथ प्रदर्शन कर पाएगा। और जब उसका जब छात्रों को वह अच्छी तरह से गाइड कर पाएगा, पथ प्रदर्शन उसका कर पाएगा, तो छात्र क्या बनेंगे, एक अच्छे या योग्य नागरिक बन पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो दूसरा क्वालिटी, जो सेकंड क्वालिटी ऑफ टीचर क्या है कि उसमें अपने छात्रों को समझने तथा उनको पथ प्रदर्शित करने की क्षमता हो, जिससे वह उनको एक योग्य नागरिक बनाने में सफल हो सके। अगला है गुण प्यारे भाइयों बहनों कि वह लोकतंत्रीय आदर्शों के अनुसार प्रशिक्षित किया गया हो। हम सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे जो भी जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी शिक्षक हैं, उनको जो है ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। तो जो ट्रेनिंग शिक्षकों को दी जाए, ट्रेनिंग जो है शिक्षकों को लोकतांत्रिक आदर्श या जो हमारे डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, उन डेमोक्रेटिक आइडियल्स के अनुसार ही शिक्षकों को, छात्रों को क्या मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। जब कोई छात्र जो है लोकतंत्रीय आदर्शों के अनुसार प्रशिक्षित हुआ रहेगा, तो वह जब शिक्षक बनेगा तो उसके अंदर भी क्या होंगे, लोकतंत्रीय आइडियल्स या डेमोक्रेटिक आइडियल्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगे, और वह तब जो है अपने छात्रों के अंदर भी इन गुणों का विकास करने में सक्षम हो पाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु रहा, अगला महत्वपूर्ण गुण रहा एक शिक्षक का, वह यह रहा कि उस शिक्षक को लोकतंत्रीय आदर्शों के अनुसार प्रशिक्षित किया गया हो। और अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे भाई और बहनों, चौथा जो गुण है वह यह है कि वह ऐसे उच्च चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए जिससे वह समाज तथा छात्रों का सम्मान प्राप्त कर सके और अपने उदाहरण एवं सिद्धांतों द्वारा उनका नेतृत्व करने में सफल हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो एक शिक्षक हो, वो एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, उच्च चरित्रवान होना चाहिए। शिक्षक को कैसा होना है, उसकी जो कैरेक्टर की हम बात करते हैं तो शिक्षक को उच्च चरित्रवान होना चाहिए। जब कोई शिक्षक उच्च चरित्रवान होगा तभी वह समाज को और अपने छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकता है और वह समाज में अपने छात्रों के समक्ष क्या है, एक उदाहरण बन सकता है।
जब शिक्षक चरित्रवान होगा, उसके अंदर उच्च चरित्र होंगे, तभी वह समाज के सामने, छात्रों के सामने एक उदाहरण होगा और इन्हीं सिद्धांतों द्वारा जो है क्या करेगा, वह उन छात्रों का नेतृत्व करने में सफल हो पाएगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोग एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो यह ध्यान रखिए कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक को उच्च चरित्रवान होना चाहिए। वह ऐसे उच्च चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए जिससे वह समाज तथा छात्रों का सम्मान प्राप्त कर सके और अपने उदाहरण एवं सिद्धांतों द्वारा उनका अर्थात समाज का और छात्रों का नेतृत्व करने में सफल हो सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, इस तरह से हम लोगों ने जो है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से जो है अध्ययन कर लिया है। जो पिछली कक्षाओं में और आज की कक्षाओं के द्वारा हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेसी के क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, डेमोक्रेटिक एजुकेशन कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, और फिर हम लोगों ने जो सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए रहा, हम लोगों ने ये देखा कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन के एम्स क्या होने चाहिए, फिर डेमोक्रेसी के अनुसार करिकुलम या पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेसी इन मेथड्स ऑफ टीचिंग या लोकतंत्र व शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, लोकतंत्र व विद्यालय डेमोक्रेसी इन स्कूल कैसा होना चाहिए, और डेमोक्रेसी इन डिसिप्लिन अर्थात लोकतंत्र में अनुशासन कैसा होना चाहिए, और अंत में हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेसी इन टीचर्स या लोकतंत्र व शिक्षक अर्थात एक लोकतांत्रिक शिक्षक कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से यह चैप्टर समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक आप अपने बहुमूल्य सुझावों को, अपनी समस्याओं को पहुंचा सकते हैं, अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है तो उसका भी अनुपालन करेंगे। तो साथियों, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्रिय भाइयों बहनों, प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पे बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वहां पे एक ऑप्शन आल का आता है, उस आल के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आप बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे सारे एजुकेशनल वीडियोज समय से देख पाएं, आसानी से देख पाएं, और जितने भी वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड हैं उनको प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से देख पाएं। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को भी आल के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो जितने भी आए उनकी जानकारी हो सके, उसकी सूचना आपको समय से मिल सके। इसके लिए आवश्यक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।